तक वो 3-4 बम धमाकों में वांटेड है। ये जो कर्नल पुरोहित को जिसको गिरफ्तार किया गया, ये जो साबी को गिरफ्तार किया गया, वो अपने वाले बयान में उन्होंने कही कि वो कहेंगे हम आरएसएस के दफ्तर में मीटिंग लेके बम ब्लास्ट की प्लानिंग किए। लेकिन आज की तारीख तक आज कांग्रेस इख्तियार से क्यों महरूम है? आज कांग्रेस के लीडरों को सबक लेना चाहिए कि ये जो इनका सॉफ्टनेस ऑन टेररिज्म, ये जो नरम रवैया था हिंदू तंजीमों के ताल्लुक से, अब सनातन संस्था को पाबंदी लगाने के लिए कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर सेंटर को लेटर लिखे। सेंटर में कौन है? वहां पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस वक्त मौजूद था, वो रिटायरमेंट के बाद में बीजेपी ज्वाइन करके आज बीजेपी का बिहार का एमपी बना हुआ है वो। और सुशील कुमार शिंदे जो आपके गवर्नर थे साबिका, वो वहां पर सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर थे। सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर कांग्रेस का खदीम आदमी ये सोचता है सुशील कुमार शिंदे कि अगर मैं सनातन संस्था पे पाबंदी आयद कर दूंगा तो कांग्रेस से हिंदू और नाराज हो जाएंगे। बेटे, हिंदुओं की नाराजगी की फिक्र में पूरे हिंदुस्तान से इत्तेहाद होती है। पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर और अक़लियती वोट से कांग्रेस महरूम हो गई। कांग्रेस इतनी लंबे बरदान में चले गई है कि मैं समझता हूं कि आने वाले 20 साल तक भी कांग्रेस इख्तियार में नहीं आ सकती। यहाँ पर चाहे वो तेलंगाना का हाल देखो, आंध्रा का हाल देखो या मरकज का हाल देखो, तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि कांग्रेस का जो सॉफ्टनेस था हिंदू टेररिज्म के ऊपर, कांग्रेस का जो इनएक्शन था कांग्रेस हुकूमत का, 15 साल कांग्रेस रही महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में कांग्रेस रही, जहां जहां पर भी कांग्रेस की हुकूमत रही, चाहे वो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत रहने दो, मक्का मस्जिद का बम धमाका हुआ, 8 लोग शहीद हो गए, पुलिस की फायरिंग में 12 लोग शहीद हो गए, कई लोग अपाहिज हो गए, कई लोग जख्मी हो गए। कांग्रेस की हुकूमत की आंध्र प्रदेश में क्या एक्शन थी? जितने लोग बम धमाके में जो पुलिस फायरिंग में जिम्मेदार थे, सारे लोगों को बड़े बड़े ऑफिसर बनाकर सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनाया गया, इंस्पेक्टर को एसीपी बनाया गया। पुकार कर रह गए हम पुकार के रह गए। कांग्रेस के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी साहब को कहे कि साहब ये जो बम धमाका है ये मुसलमान नहीं कर सकता, ये किसी हिंदू तंजीम का हाथ है, इसमें आरएसएस का हाथ है, ये जो पुलिस वाले फायरिंग किए हैं ये इनका भी हाथ, इनका कहीं ना कहीं लिंक हिंदुत्व से है, इनका भी लिंक कहीं ना कहीं आरएसएस से है। वो वीडियो को मंगाओ जो बम धमाके के 5 मिनट के बाद में जो ऑफिसर ने टीवी चैनलों पर आकर बयान दिया था कि इसके अंदर शायद बिलाल का हाथ है, उस ऑफिसर की तहकीकात करो, उस ऑफिसर का टेलीफोन का कॉल लिस्ट निकाल कर देखो, कहीं ना कहीं उसका भी हाथ हिंदुत्व से है। राजशेखर रेड्डी साहब सुनते रहे, खामोश रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस आज सिर्फ तेलंगाना में नहीं बल्कि आंध्रा में भी इख्तियार से हाथ धो रहे हैं। खैर ठीक है, आज भी वो लोग नहीं सुधरे। आज भी मुझे हैरत हुई, आज से 8 दिन पहले जो 17 सितंबर के दिन जो वाकया पेश आया, 17 सितंबर के मायने क्या है हैदराबाद के लिए, तेलंगाना के लिए? अरे 17 सितंबर वो काला सियाह दिन है जहां पर हजारों लाखों करोड़ों मुसलमानों को ना जान से मारा गया, बल्कि रात में जो करोड़पति सोया वो सुबह फकीर हो गया, सुबह उसके हाथ में भीख का चिप्पा आ गया। अगर हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की कोई तारीख लिखेगा तो 17 सितंबर एक काला सियाह दिन लिखेगा, जब जबरी तौर पर, जबकि हिंदुस्तान में जो भी वाकयात पेश आ रहे थे, यकीनन हिंदुस्तान में जो 17 सितंबर के दिन जो मुसलमानों का पर नंगा नाच हुआ, मैं समझता हूं कि गुजरात के सानिए या बाबरी मस्जिद के सानिए से खतरनाक दिन था वो 17 सितंबर, जो मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। सरजमीन दक्कन के सारे मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया, उनकी जायदादों को लुटा गया। कई मेरी मां बहनें अपनी इज्जत को बचाने के लिए, आप अगर उस कमीशन की रिपोर्ट को अगर पढ़ेंगे तो कमीशन की, सुंदरलाल पटवा कमीशन की अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उस कमीशन में यह लिखा कि एक गांव में एक बौली के करीब जब लोग गए तो पानी नहीं बल्कि मुस्लिम खवातीन बच्चियों के हम लाशों को देखे। ये 17 सितंबर है। और आज तेलंगाना के सारे पार्टियां तेरे उस दिन यौम आजादी मना रहे हैं। ना कांग्रेस वाले यौम आजादी मना रहे हैं, टीआरएस वाले यौम आजादी मना रहे हैं, बीजेपी वाले यौम आजादी, तेलुगु देशम वाले यौम आजादी, कम्युनिस्ट वाले यौम,
कहीं की आजादी? 17 सितंबर तुम बोलना था कि वाकई वो पुलिस एक्शन नहीं बल्कि मिलिट्री एक्शन था वो दिन, तो हम कहते कि यकीनन तुम सेकुलर है। अरे हक की बात करना हिम्मत की दाद देते हम तुम्हारी, लेकिन 17 सितंबर के वाकये के दिन जो सियासी जमाते जो तेलंगाना का वाकया पेश आया और उसके बाद में आजकल एक नई लहर, जो चैनल खोले या जो व्हाट्सएप देखो या फेसबुक देखो, एक मनुष्य की सूरत सामने आ जा रही, बेचारे की एक मनुष्य की सूरत सामने आ जा रही। इलेक्शन से 6 महीने पहले जब भी टीवी चैनल खोलो मोदी मोदी मोदी, अब चैनल खोलते भी इनके पट्टों की आवाज आ। तो ये बहुत गहरी साजिश है मुसलमानों। हिंदुस्तान में आरएसएस सारा मीडिया जो है आरएसएस के कंट्रोल में है। ये नागपुर से रिमोट चलते ही ये मीडिया चल रहा है। यकीनन हम भी चाहते हैं कि हमारी भी जमात बढ़े और दूसरे मुस्लिम तंजीमें पूरे हिंदुस्तान में बढ़े, लेकिन बीजेपी को इख्तिलाफ पहुंचाने के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो यकीनन आपको इस दुनिया में भी सबक मिलेगा, अल्लाह के पास भी सबक मिलेगा। महाराष्ट्र इंतखाबात हुए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितने सीट लड़ाई? 40 सीट लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 40 सीट में से 22 सीट ऐसे है जो बीजेपी कभी इलेक्शन नहीं जीती, कभी बीजेपी शिवसेना तारीख में इलेक्शन नहीं जीती, लेकिन इनके लड़ने से, इनके मुस्लिम वोट काटने से मैं हैरत किया कि इलेक्शन से 3 महीने पहले असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में ठहर के आंखा मार मार के बोले कि मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता। अरे मैं बोला भाई वाकई ये क्या बात है? बाद में तहकीकात करा तो पता चला कि इनका एडजस्टमेंट है। एक मुस्लिम लीडर अगर पार्लियामेंट में ठहर के कोई हिंदुओं के लीडर को अगर कुत्ता कहेगा तो पूरे हिंदू और उसके पीछे कंसोलिडेट होते। ये फितरी बात है। अगर मेरे को कोई हिंदू लीडर गाली देगा तो तमाम हैदराबाद के लोग मेरे साथ आ जाते। तो ये एडजस्टमेंट था। ये एडजस्टमेंट के तहत बारहा दोनों भाइयों के तकरीर में मोदी को कुत्ता, मोदी कुत्ता कहा जा रहा था। ये पार्लियामेंट में हुआ या नहीं हुआ? 6 महीने पहले इलेक्शन से एडजस्टमेंट हुआ। वो एडजस्टमेंट के बाद में इन्हों जाके बड़े सलीम फेंकू पार्लियामेंट में बोले कि मोदी कुत्ता, वो उनकी तकरीर। और छोटे जो बिपाशा की तकरीर थी निजामाबाद और जो आदिलाबाद में जो तकरीर करे उसकी आपके बीजेपी के लोग तकरीबन वो तकरीर की जिसमें ये दावा किया गया कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम सारे हिंदुओं को देख लेंगे। आप बतलाओ क्या आज की तारीख में ऐसा हो सकता? क्या आप एक 10 करोड़ 15 करोड़ 100 करोड़ से कोई मुकाबला कर सकते क्या? तो मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि ये जो तकरीर थी कितना नुकसान पहुंचाई मुसलमानों को। ये उनके अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि तुम किसी के झूठे खुदायों के बारे में कुछ गलत मत बोलो ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा के बारे में कुछ कहे। लेकिन ये बिपाशा जाके वहां पर तकरीर में निजामाबाद, भैंसा, बोधन तकरीरों में, अनंतपुर में तकरीर की है। तकरीर में क्या बोले? उनकी राम को गाली दिए, उनकी सीता को गाली दिए, यानी जो मुंह को आया बोले। इनकी तकारीर के बीजेपी वाले तकरीबन 50 लाख सीडी बनाए। एक सीडी बनाए 50 लाख सीडी बनाकर पूरे हिंदुस्तान में इनकी तकरीर की सीडी बने बांट के ये बोले कि एक मुसलमान के ख्यालात, मुसलमान लीडर के ख्यालात ये है, तुम्हारे लीडर को कुत्ता बोल रहे, तुम्हारे भगवान को गालियां दे रहे, सारे हिंदू और मुत्तहिद हो गए। नरेंद्र मोदी ऐसे वैसे इलेक्शन नहीं जीता। वो सीडी जो अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी की, इश्तियाक अमीर की तकारीर की सीडी बांट कर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होना और इख्तियार पर आया। आज की तारीख तक भी वो सीडी गांव-गांव खेड़े-खेड़े में वो सीडी बच रही है। मैं कुछ दिन पहले गुलबर्गा गया। गुलबर्गा में गणेश के जुलूस में वो सीडी बजा रहे हैं वहां पर। और हैदराबाद यानी जितने गांव खेड़े हैं सब में वो सीडी बज रही जिसमें नरेंद्र मोदी को असदुद्दीन ओवैसी कुत्ता बोले। तो मेरा बोलने का मतलब इनका जो चैलेंज करे थे कि मोदी को आ हैदराबाद हम बताएंगे। घर से थोड़ी दूर पे आया, निजाम कॉलेज में जलसा करके गया। कहाँ जाके किसकी अम्मा के साड़ियों में मीडियों में छुपे थे नहीं मालूम। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि जज्बाती तकारीर कौम के लिए नुकसानदेह होते हैं।
जज्बाती फैसले कौम के लिए नुकसानदेह होते हैं। महाराष्ट्र का इंतखाबात आए, महाराष्ट्र असेंबली के 40 सीट लड़ाए वहां पर जाके, यकीनन 2 सीट जीते होंगे, वो कैसा जीते क्या जीते वो अल्लाह को मालूम है, लेकिन 40 सीट जहां पर जीते 22 सीट ऐसे है जहां पर कभी बीजेपी शिवसेना नहीं जीती, वोट पोलराइजेशन करके वहां पर बीजेपी की फडणवीस को आप इख्तियार दिलाकर आ गए। फिर उसके बाद में वही टट्टू बन के इनका रिमोट जो है, इनका रिमोट नरेंद्र मोदी के हाथ में है, इनका रिमोट जो है अमित शाह के हाथ में है। वो रिमोट दबते कि बेंगलुरु भागे, बेंगलुरु में गए, वहां पर एक तंजीम काम कर रही है बेंगलुरु में, एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। पहले वो पॉपुलर फ्रंट थे, बाद में परेड वरेड करने लगे तो फिर गवर्नमेंट उस पर बैन लगा दी, बोल के बोलो कि सोशलिस्ट पार्टी बनाए। वो तंजीम तकरीबन 15-20 साल से बेंगलुरु में काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। वहां जाके वहां इंतखाबात में बेंगलुरु में लड़े, एसडीपीआई के तकरीबन 12 मुस्लिम उम्मीदवार मजलिस के कैंडिडेट थे के वोट काटने से 500 या 1000 वोटों से कम में हारे वो लोग। और वहां पर बीजेपी के पहले 70 या 80 उम्मीदवार थे, 120 उम्मीदवार आए वहां पर उनके। तो यानी वहां पर कांग्रेस को भी कमजोर करे, एसडीपीआई को भी कमजोर करे, इनका मंशा और मकसद यही है। अब जा रहे बेटे तुम बिहार, अब बिहार जा रहे, वहां पर बिहार में एक मुकाम जो है, वो मुकाम पे पिछले 40 साल में कभी भी कोई बीजेपी का उम्मीदवार नहीं जीता। वहां पर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एवरेज जो है 50 से 60% मुस्लिम वोट है वहां पर। तो वहां पर जो दरभंगा एरिया के जो एमपी साहब है उनसे मेरी बात हुई, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ का हमारा जो माहौल है, यहाँ पर अगर मुस्लिम वोट कोई सेकुलर पार्टी को जाते हैं, जनता दल को या जनता दल यूनाइटेड को जाते हैं, तो वो उम्मीदवार चाहे वो मुसलमान रहो या गैर मुस्लिम रहो जीत सकता है। अगर 5000 भी वोट अगर कोई कट कर दिया उम्मीदवार ठहर के, तो यहाँ पर बीजेपी कामयाब हो सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में वहां पर करीब आप पार्लियामेंट का टैली अगर निकाल कर देखें तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हारे हैं, वो जो एरिया में ये लोग इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ 20,000 या 25,000 या 30,000 वोटों से पार्लियामेंट का उम्मीदवार आ। तो इनका मकसद है कि वहां पर जाओ, वोट काटो, वहां के मुसलमानों की नाक काट के आना इनका मकसद है वहां पर जाके। तो ये हालात है। अब आप देखिए शहर में इलेक्शन हो गया, 15 महीने हो गए, 15 महीने से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क़यादत को मुंह को सांप सूंघ गया है। ना तो असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान है, ना अकबरुद्दीन ओवैसी का कोई बयान है, अली बाबा 40 चोर पूरों का किसी का कोई बयान नहीं है। ये ज्यादा पुरानी तारीख नहीं, सिर्फ 15 महीने की तारीख सुनाऊंगा सरसरी तौर पे। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जैसे ही हुआ किशनबाग में फिसादा हुआ। अरे हम इतने गए गुजरे हो गए हैदराबाद में, बाहर जाके बंबई में, बेंगलुरु में बड़े बड़े बात कर रहे, वहां पर तकरीर में बोल रहे थे हम है हैदराबाद में इसलिए वहां पर अज़ा हो रही, हम हैदराबाद में है वहां पर मुसलमान टोपी पहनते फिर रहा, हम हैदराबाद में है मुसलमान दाढ़ी छोड़कर फिर रहा। अरे तुम्हारे हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में किशनबाग एक इलाका है, किशनबाग इलाके में सरदार जी नंगा नाच करे, जब मुसलमान जवाब देने की कोशिश करे तो सामने पुलिस की पैरी हुई, 4 लोग शहीद हो गए वहां पर, एक मस्जिद के मौलवी साहब शहीद हो गए वहां पर, एक मासूम बच्चा स्कूल से वापिस हो रहा था उन्हें शहीद हो गया, ये 4 बच्चे शहीद हो गए। किशनबाग का फिसाद हुआ, आज की तारीख तक एक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड नहीं करे, एक को भी एक्सग्रेशिया नहीं मिला, एक को भी सरकारी मुलाजिमत नहीं मिली जो शहीद हुए पुलिस फायरिंग में। और तकरीबन 100 था 150 मुस्लिम बच्चों को कोलैटरल केसेस में डाले, डिफरेंट केसेस में डाले। आज तकरीबन 15 महीने से बच्चे अदालत की चक्कर काट रहे हैं। मजलिस की क़यादत खामोश है। उस दिन असदुद्दीन ओवैसी जब वहां फिसाद हो रहा था, वहां पर मुसलमानों के घरों को लूटा जा रहा था, वहां पर पुलिस का जुल्म हो रहा था, यहाँ दारुसलाम में बैठ के जश्न मना रहे थे, फूल पहन रहे थे। कहीं का जश्न मना रहे थे कि उस दिन जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन का रिजल्ट आया था, अपनी पार्टी की कामयाबी का जश्न मना रहे थे, फूल पहन रहे थे, दिन भर फूल पहनते रहे। रात में आए
किसी एक मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े और निकल के चले गए। ठीक है किशन बाग। उसके कुछ दिन के बाद में महेलीपट्टनम में एक वाकया हुआ। एक मासूम बच्चा पीपल का पत्ता तोड़ने के लिए महेलीपट्टनम में जो आर्मी कंपाउंड है, वो कंपाउंड के अंदर दाखिल होकर पीपल का पत्ता तोड़ रहा था। 2 जवान आर्मी के नशे में उस बच्चे को न सिर्फ खराब किए, उस बच्चे के साथ बदसलूकी किए और उस बच्चे को जिंदा पेट्रोल डाल के जला दिए। वारे क़यादत वाह, यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों की क़यादत का दावा, और उसी एमपी, उसी एमएलए, उसके कारपोरेटर, उसका मेयर, उसके इलाके में एक मासूम बच्चे को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिए। बच्चा तकरीबन 2 दिन 3 दिन जिंदा रहा। जज के सामने बयान दिया, कोई मरता हुआ मासूम झूठ नहीं बोलता। वो बच्चा बयान दिया कि मेरे साथ ये फलाना सुलूक हुआ और ये फौज के लोग मेरे साथ ऐसी हरकत करे। आज की तारीख तक कहां पर है? सिट का ऐलान हुआ, किशन बाग के वाकये में भी एक सिट का ऐलान हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। 15 महीने हो गए, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं। मासूम बच्चा मर गया, कोई एक्शन नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। उसके ऊपर भी एक सिट का ऐलान हुआ। कहां पर है? ऐवान असेंबली चल रही है। बिपाशा, तुम्हारे पट्टेरे को लेके जाओ, ये 6 जो बिगड़े हैं उनको लेके जाओ असेंबली में, लेके जाके आवाज उठाओ, किशन बाग के ऊपर हला दो असेंबली को, तारीख को याद दिला दो। जिस तरीके से महमूद अली, फसीउद्दीन, रफीउद्दीन, महमूद अली के एनकाउंटर के बाद शेर इलेक्शन गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने ऐवान असेंबली को 3 घंटे तक नहीं चलने दिया। वो क़यादत, वो कायद बनो, वो क़यादत सलाहियत पैदा करो। जिस वक्त की जायदाद मुत्तला बेगम पे कब्जा हो रही थी, चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर था और गाजी मिल्लत, मरहूम गाजी मिल्लत मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने ऐवान असेंबली को चलने नहीं दिया, 1.5-2 घंटे तक रोक दिया। आप बतलाओ, जब से खान साहब, जब से ऐवान असेंबली में नहीं है, क्या आप बतलाओ किसी दिन कोई अखबार में, कोई मीडिया चैनल ये बतलाया कि एमआईएम के एमएलए 1 घंटा असेंबली रोके, 5 मिनट असेंबली रोके, 10 मिनट असेंबली रोके? नहीं। WWF एक कुश्ती होती, देखे ना, नूरा कुश्ती बोलते थे पहले जमाने में। यहाँ जो ज़ईफ बैठे हैं वो लोग बतलाएंगे, पहले से मालूम रहता कौन जीतेगा कौन हारेगा। इन्हें हवा में फाइट, उन्हें हवा में फाइट। वहां से केसीआर तैफून देते ही बढ़ जाते, फौजी साथ बोले ही बढ़ जाते असेंबली में, और उसको पूरे पैसे देके वो तकरीर को लाइव टेलीकास्ट करता। पैसों का अंबार है, इनका पैसा खाना सिर्फ मीडिया चैनल, एबीएन चैनल पे लाइव, TV9 पे लाइव, तेलंगाना टीवी पे लाइव, साक्षी टीवी पे लाइव। बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है। रोजाना कोई ना कोई टीवी चैनल पे आधा घंटा तो कैसा भी उनको बता रहा। तो मेरा बोलने का मतलब है कि वो आर्मी का वाकया और किशन बाग का वाकया, ये दोनों में कोई इंसाफ नहीं मिला। मुस्लिम क़यादत खामोश है। उसके बाद में फिर एक वाकया हुआ निजामाबाद में, एक बच्चे को चोरी के नाम पर लेके गए पुलिस स्टेशन में, शक की बुनियाद पे। एक मासूम रिक्शा वाला है निजामाबाद में, उसको 1 टाउन पुलिस स्टेशन में लेकर जाके इतना मारे, उसके पैर के तलवे दोनों फट गए, फट के उसके खून निकले तलवे। खून निकलने के बाद में उसको दवाखाने को लेके जाने से पहले वो मर गया, उसको डिक्लेयर डेड हो गया। उन्हें वो दवाखाने में मरने के बाद में उसकी बॉडी को गांधी हॉस्पिटल लाए। साजिश करे पुलिस, निजामाबाद की पुलिस और निजामाबाद के कोई कारपोरेटर्स, टीआरएस के लीडर, एमआईएम के लीडर, मसले को दबाने के लिए ये बॉडी को वहां पर निजामाबाद वापस नहीं लेकर जाना, यहाँ पर कहीं उसकी तदफीन करने के लिए गोरकुंडा किले में बगैर पोस्टमार्टम के उस बच्चे को, मासूम को तदफीन कर दे रहे। कोई ऐसी मुझे टेलीफोन करे, इस बार का नहीं था साहब, ऐसा निजामाबाद में कोई लाकअप डेथ हो गया, पुलिस कस्टडी में मर गया, उसको यहाँ लाके बगैर पोस्टमार्टम के। मैं अकेला गया, जाके देखा। मैं जैसा आया उनके मालूम हुआ वो बेचारे उसकी बॉडी पोस्टमार्टम यानी मुर्दे को छुपा दी। अब मैं ढूंढ रहा हूँ निजामाबाद की बॉडी कहाँ है, निजामाबाद की बॉडी कहाँ है। मुर्दे खाने वाले बोल रहे नहीं है, पुलिस वाले बोल रहे नहीं है बॉडी। मैं बोला कुछ तो दाग में काला है, और मैं ड्राइवर को बोला तू गाड़ी लेके बाहर जा। जैसा मेरी गाड़ी बाहर गई, वो बॉडी को एम्बुलेंस में रख के भागने की कोशिश, और ही गया जाके ड्राइवर का गद्दा पकड़ा, उसकी चाबी खींचा। मतलब इमीडिएट हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को फोन करा, डीसीपी वेस्ट जोन को फोन करा, फोन करके बोला
कि ये कस्टोडियल डेथ है, इसका पोस्टमार्टम जब तक नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। पूरे जमा हो गए, पूरे दलाल आ गए, और ये गैर मुस्लिम नहीं है भाई, बुरा मत मानिए, पूरे मुसलमान आ गए, टीआरएस के, एमआईएम के आके मेरे से बहस कर रहे हैं। अरे आपको क्या मालूम निजामाबाद के हालात, अगर ये पोस्टमार्टम इनका, लॉकअप डेथ इनका, निजामाबाद में फिसाद हो जाएगा, निजामाबाद में कर्फ्यू हो जाएगा, ये बॉडी निजामाबाद देखेंगे तो हंगामा हो जाएगा। मैं बोला यहाँ आकर मर रहे, अव्वल मर रहे, बेकसूर मर रहे, कुछ करके मरेंगे अब हम भी ठान ली। ये बाड़ी निजामाबाद लेके जाएंगे, वो जो पुलिस वाले कैसा मारे उनको बताएंगे, उसके बाद में हम कहेंगे। ये आए दलालाबाद में टीआरएस के भी एक दो चार मुस्लिम खाए आए, आके बोले भाई तेलंगाना सरकार है, इससे हमको इंसाफ क्यों रहे। मैं बोला बेटे खामोश बैठो, कब से आए पॉलिटिक्स में तुम? अल्लाह अल्लाह, हम बच्चा बोला नहीं बोला, मुंह खोला बोला अम्मा मरो बाबा मरो बोला लेते। तो ये टीआरएस से भी कोई आए निजामाबाद के, ये एमएलए साहब फोन करे मेरे को, अरे भाई आप निजामाबाद के मसले में आप कहीं दाखिल हो रहे। बोला मियां एरिया जो है पेथरों के होते, बोला पठानों का कोई एरिया नहीं होता, हम कहीं जाके काम करते हैं। बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के बाद में केसीआर की लड़की कविता एमपी को टेलीफोन करा मैं बोला कि अगर इसके अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम इसकी तस्वीर नहीं करेंगे। और इमीडिएट 7 पुलिस वालों को वहां के कलेक्टर रोनाल्ड राज की इंक्वायरी पर शाम में 7 बजे, दिन में 11 बजे में एहतजाज किया, शाम में 7 बजे अल्लाह तहरीक के वर्करों की लाज रखा, आपकी हिम्मत और आपकी दुआओं का नतीजा 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। एक तो बेचारा कहीं छतरी नाका करके गया वाला है, कहते वहां जाके यहाँ हमको तकलीफ दिया, वहां जाके जद खाया हमें। तो छतरी नाका कोई फोन करके बोले आप जो सस्पेंड कराए, छतरी नाके पे एसआई था, बहुत ज्यादा जुल्म करा मुसलमानों के साथ, 99 में खान साहब के खिलाफ में बहुत काम कराए। तो मैं बोला यहाँ जल्दी लग गई हाय उसको बोला, तो वहां जाके सस्पेंड हुआ। आज की तारीख तक वो लड़के का कोई मसला नहीं उठा असेंबली में, उसके इंतखाब के बाद से 2 बार असेंबली चली, कई बार हुआ। अरे खुद मसला नहीं उठा रहे तो उठा रहे, अरे कोई दूसरे पार्टी के, अगर कांग्रेस के लोग कोई मसला मुसलमानों का उठाना चाह रहे हैं, या तेलुगु देशम के लोग कोई मुसलमानों का वोट का या कोई मुसलमानों का मसला उठाना चाह रहे हैं, ये दलाला फौरी पहुंच जा रहे हैं, वहां पर जाके बोल रहे हैं अरे मुसलमानों का मसला है, हम जब नहीं उठा रहे तो समझो आप कि हम क्यों नहीं उठा रहे होंगे। ठीक है, छोटे मोटे वाकयात हुए। यहाँ पर एक दोमा बोल के लेके आए रंगारेड्डी में, मैं जो बोल रहा हूँ गौर से सुनिए आप लोग, यानी मैं किस तरीके से हमारी क़यादत कमजोर हो गई, वो क़यादत कहाँ गई जो 3-3 घंटे ऐवान असेंबली को रोक देती थी, वो क़यादत कहाँ गई जो कमिश्नर का गिरबान पकड़कर सवाल करते थे कि तुम मुसलमानों पर क्यों जुल्म कर रहे हो, वो क़यादत कहाँ गई जो बंदूक पुलिस वालों का बंदूक खींचकर जो कार सेवन पर जो आरएसएस के लोग जुलूस निकाल रहे थे उन पर बंदूक तानती थी, वो क़यादत कहाँ गई? मैं ढूंढ रहा हूँ क़यादत को। दोमा पुलिस स्टेशन में एक लड़का जो है किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ भाग गया हूँ, वो कितना सही है कितना झूठे नहीं मालूम। लड़का बोला कि हिंदुपुर भाग के आई मेरे पीछे। वो लड़की के घर वाले जो है विश्व हिंदू परिषद के है। दोमा पुलिस स्टेशन में वो लड़का लापता हो गया, लड़की भी लापता हो गई। 3 दिन के बाद में लड़की वापस आ गई माँ बाप के घर पे। तो जैसा लड़की पहले गई तो उसके ऊपर मिसिंग केस बुक करे, उसके बाद में उसके ऊपर एक वो सेक्शन चेंज करके किडनैपिंग एंड रेप केस कब लगता है बोलिए? रेप केस उस वक्त पे लगता है जब बच्ची का लेके जाकर टेस्ट करवाते हैं और रेप साबित होता है। उसके बॉडी पे एक्सटर्नल मार्क जो रहते हैं वॉलेंटरी उसका होने के बाद ये लड़की का टेस्ट नहीं करवाए बल्कि उसके ऊपर रेप केस डालिए, वो बच्चे के ऊपर किडनैपिंग केस डालिए। आज तकरीबन 7 महीने हो गया, बच्ची आ गई, बच्चा लापता है। आज की तारीख तक कोई वो केस के बारे में कोई मसला नहीं है, कोई यानी कोई लीडर को परवाह नहीं है। कोई 10 मिनट जाके 7 एमएलए 2 एमएलसी 1 एमपी हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करने वाले सिर्फ 25 या 30 मिनट का रास्ता है दोमा एरिया। दोमा पुलिस स्टेशन में चांदनी नाम है और उसकी माँ का, जब उन्हें आके वो उसकी माँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन में डाली दरखास्त, उसके बाद उन्हें माइनॉरिटी कमीशन में दरखास्त डाली, एसपी रंगारेड्डी से जाके मिली, डीएसपी रंगारेड्डी से मिली। तो जब ये माँ निकल के जब तहकीकात करवाएगी, माँ ने यकीनन करेंगी अपने बेटे को माँ कैसा छोड़ेगी बताइए? माँ होती है किसी भी,
वो बेटे को जब ढूंढ रही थी तो वहां का एक एसआई दोवा पुलिस स्टेशन में उस औरत को, यानी जो लड़के को ढूंढ रही है, उस माँ को और उसकी बेटी को, उसके दामाद को